नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है INTV करंट अफेयर्स के नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में आज हम लोग क्या देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि पिछले 24 घंटे में कौन सी खबरों ने सुर्खियां बटोरी और आगामी परीक्षाओं में इन खबरों से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं और उन प्रश्नों को सफलतापूर्वक हल करने के लिए हम लोगों को कौन से बिंदुओं पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के हेडलाइन से पहले। पिछले 24 घंटे में जो खबरें सुर्खियां बटोर रही थी वो है फार्मा जन समाधान और फार्मा सही दाम पोर्टल एकीकृत किया गया। भारत के स्वदेशी नेत्रा AEWC यानी कि एवेक्स को फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस मिला। भारत यूके सेटा 15 जुलाई 2026 से लागू होगा। नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा भारत दौरे पर हैं। 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई। भारत बना विश्व का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग नेशन। GRSE को नवरत्न का दर्जा मिला। भारतीय पासपोर्ट पर कानूनी स्पष्टीकरण भी दिया गया है विदेश मंत्रालय द्वारा। तो इन खबरों को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं अभी, और इन खबरों में से कौन कौन सी मुख्य बिंदुएं हमें ध्यान में रखनी है आगामी परीक्षाओं को के प्रश्नों को हल करने के लिए, उस पर भी एक बार नजर डालेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहली खबर जो थी हमारी वो क्या थी। सबसे पहली खबर जो है हमारी वो क्या है, फार्मा जन समाधान और फार्मा सही दाम पोर्टल एकीकृत किया गया है। क्या मतलब हो गया इसका, क्या हुआ है ये। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी कि NPPA ने क्या किया है, 23 जून 2026 को फार्मा जन समाधान और फार्मा सही दाम ये दो पोर्टल जो थे उनको एकीकृत कर दिया है। ठीक है, इससे क्या फायदा हुआ है, अब नागरिक एक ही प्लेटफॉर्म पर दवाओं की कीमत जांचने और शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि एक ही पोर्टल ऐसा होगा जिसपे कि आप किसी भी दवाई की कीमत भी जान सकते हैं और उससे संबंधित अगर कोई शिकायत है आपको तो वो भी आप दर्ज करवा सकते हैं। ये NPPA है क्या, ये NPPA है क्या, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है क्या। ये देखिए, ये रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत आता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अंतर्गत कार्यरत एक संस्था है जो आवश्यक दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करती है और उपभोक्ताओं को के हितों की रक्षा करने के लिए इसको बनाया गया है। क्या है ये, जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है मेडिकली उन पे सरकार का कंट्रोल हो उनकी कीमतों पे, इसलिए ये NPPA का गठन किया गया है जो कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा करता है। ठीक है, अब इस खबर से क्या क्या हमें ध्यान में रखना है, कौन सी संस्था चर्चा में है, किस काम के लिए, ये फार्मा जन समाधान और फार्मा सही दाम पोर्टल के संदर्भ में अगर बात करें तो कौन सी संस्था चर्चा में है, NPPA यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ठीक है, कौन सी मंत्रालय के अंतर्गत ये NPPA आता है, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। कौन से दो पोर्टल को एकीकृत किया गया है, देखिए, फार्मा जन समाधान और फार्मा सही दाम, ये दोनों को एकीकृत करके एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसपे कि उपभोक्ता जो है वो किसी भी दवाई की कीमत भी जान सकते हैं और कोई अगर उससे रिलेटेड उनको शिकायत है तो वो शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। उद्देश्य क्या है, दवा मूल्य जानकारी एवं शिकायत निवारण। फार्मा जन समाधान कब लॉन्च किया गया था, 2015 में लॉन्च किया था। इसका लाभ क्या है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सिंगल विंडो जिसमें कि आप दवाइयों की कीमत भी जान सकते हैं और उससे संबंधित कोई भी शिकायत हो अगर आपके पास तो उसको भी आप पंजीकृत कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले खबर की तरफ। भारत के स्वदेशी नेत्रा एवेक्स को फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस यानी कि FOC मिल गया है। ठीक है, क्या है, क्या हुआ है,
25 जून 2026 को भारत के स्वदेशी नेत्रा एयर बोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म क्या है? एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल, ठीक है, इसको हम लोग एवेक्स भी बोलते हैं। इस सिस्टम को क्या हुआ है? फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस में प्राप्त हुआ है, फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस प्राप्त हुआ है। ये नेत्रा एवेक्स है क्या? ये डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित हवाई निगरानी प्रणाली है, जो दुश्मन के विमानों और हवाई खतरों का समय रहते पता लगाने में सक्षम है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है इस एवेक्स की, नेत्रा एवेक्स की? नेत्रा एवेक्स सिस्टम, नेत्रा सिस्टम वायु क्षेत्र की निगरानी, मिशन समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन और हवाई चेतावनी प्रदान करता है। इसका उपयोग बालाकोट स्ट्राइक में और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में ऑलरेडी किया जा चुका है, ठीक है। यानी कि इसको हर तरह से जांची परखी हुई ये प्रणाली है, जिसको कि अब हमारे वायुसेना में पूरी तरह से शामिल करने के योग्य पाया गया है, ठीक है। तो क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु यहां से हमें ध्यान में रखने के लिए है? कौन सी प्रणाली की बात हो रही है? यह है नेत्रा एवेक्स की, ठीक है। किसने विकास किया है? यह डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने संयुक्त रूप से इसका विकास किया है। एफओसी कब प्राप्त हुआ? एफओसी अभी अभी प्राप्त हुआ है 25 जून 2026 को। आईओसी क्या होता है? आईओसी होता है इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस, मतलब प्रारंभिक तौर पे एक क्लियरेंस प्रदान किया जाता है, जिसको हम लोग आईओसी बोलते हैं। आईओसी प्रदान करने के बाद इसका फील्ड ट्रायल होता है और उसके बाद इसे फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस दिया जाता है। तो 2017 से ये फील्ड ट्रायल पे था, यानी कि इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस देने कब मिला था? 2017 में, और इसके बाद ये फील्ड ट्रायल पे था और अब इसे फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस मिल गया है, यानी कि ये हमारी वायुसेना में पूरी तरह से शामिल होने योग्य पाया गया है। इस परियोजना की स्वीकृति कब की हुई थी नेत्रा एवेक्स की? ये इसकी स्वीकृति अक्टूबर 2004 में मिली थी और इसका उपयोग क्या है? हवाई निगरानी एवं चेतावनी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगली खबर को हम लोग अगर देखते हैं तो क्या है? भारत और यूके के बीच सेटा, याद रखेंगे, 15 जुलाई 2026 से लागू होगा। अब ये सेटा है क्या और भारत और यूके के बीच में क्या है ये, इसको देखते हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच सेटा यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट तथा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन यानी कि डीसीसी 15 जुलाई 2026 से लागू हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग लागू कर देंगे, इसको ऑपरेशनल कर देंगे हम लोग। किसको? सेटा और डीसीसी को। सेटा क्या है और डीसीसी क्या है, इस पे एक नजर हम लोग डाल लें, है ना। सेटा क्या है? यह एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, एफटीए है, जो वस्तुओं, सेवाओं और निवेश को बढ़ावा दिया जाता है। सेटा क्या है? एक मुक्त व्यापार एग्रीमेंट है या मुक्त व्यापार समझौता है, जिससे कि क्या होगा? जो निर्यात की गई वस्तुएं होंगी, सेवाएं होंगी और निवेश होंगी, इसको बढ़ावा देगा, ठीक है। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन क्या है? भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में दोहरी सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल सिक्योरिटी अंशदान से छूट प्रदान करता है, ठीक है। कोई भी जो प्रोफेशनल हैं वो भारत में रहें, कुछ समय वो यूके में रहें, तो उस केस में उनको जो दोहरी सामाजिक सुरक्षा अंशदान देना पड़ता है, उससे उनको छूट मिलेगी। ये है हमारा डीसीसी। डीसीसी यानी कि क्या हुआ? डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। इससे क्या क्या हम लोगों को ध्यान में रखना है? ये समझौता क्या है? इस समझौता का नाम क्या है? इंडिया यूके सेटा, ठीक है। ये लागू होने की तिथि क्या है? 15 जुलाई 2026 से ये लागू हो जाएगा। ये क्यों हमारे लिए लाभकारी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्यों हमारे लिए लाभकारी है? ये हमारे लिए इसलिए लाभकारी है क्योंकि भारत की तरफ से जो 99% भारतीय निर्यात को जीरो ड्यूटी एक्सेस होगा, यानी कि भारत से जो भी वस्तुएं या सर्विसेज निर्यात की जाएंगी यूके को, वो ऑलमोस्ट लगभग
सारे के सारे यानी कि 99% लगभग वो जीरो ड्यूटी एक्सेस होंगे, यानी कि हमें ड्यूटी नहीं भरनी पड़ेगी। डीसीसी लाभ अवधि कब तक मिलेगा, यानी कि दोहरी जो सामाजिक सुरक्षा अंशदान जो देना पड़ता है प्रोफेशनल को, उससे कब तक छूट मिलेगी, 5 वर्षों तक इस छूट मिलेगी। ठीक है, इससे प्रभावित भारतीय पेशेवर कितने, डीसी से प्रभावित कितने पेशेवर होंगे, लगभग 75,000 प्लस जो भारतीय पेशेवर हैं उनको इस बात से, इस एग्रीमेंट से फायदा होगा। और भारत क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत और यूके के बीच में जो व्यापार है वो लगभग 47.4 बिलियन पाउंड का है, 47.4 बिलियन पाउंड का है, यानी कि जो भारत और यूके जो है वो भारत का बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसी संदर्भ में ये यूके और भारत के बीच में जो सेटा समझौता हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, ये महत्व अपनी रखता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग अगले समाचार की तरफ। अगले समाचार में है जो नीदरलैंड्स की महारानी है, जो नीदरलैंड्स की महारानी है जिनका नाम मैक्सिमा है, वो भारत दौरे पर आई हुई है। यानी कि नीदरलैंड्स की महारानी क्वीन मैक्सिमा ने फाइनेंशियल हेल्थ के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष अधिवक्ता यानी कि यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल स्पेशल अटॉर्नी के रूप में वो भारत का दौरा कर रही हैं। उन किस उद्देश्य से आ रही हैं, वो फाइनेंशियल हेल्थ के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष अधिवक्ता बन के वो के रूप में वो भारत का दौरा कर रही हैं। उन्होंने मुंबई और नई दिल्ली में वित्तीय समावेशन, डिजिटल स्वास्थ्य और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से जुड़ी हितधारकों से मुलाकात की। कहाँ कहाँ वो गई, वो मुंबई में गई और वो नई दिल्ली में गई हैं, नई दिल्ली में गई हैं। और क्या किया है उन्होंने वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस की बात की है, डिजिटल स्वास्थ्य यानी कि हाउ आर डिजिटल सिस्टम वर्क्स फाइनेंशियली, और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी कि जो हमारा पब्लिक डोमेन में जो भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे जुड़े हितधारकों से उन्होंने मुलाकात की है। तो इस खबर से क्या क्या निकल के आता है बाहर, कौन प्रतिनिधि बन के आया है, वो है क्वीन मैक्सिमा। ये कहाँ की महारानी है, ये नीदरलैंड्स की महारानी है। उनकी भूमिका क्या है, वो यूएनएसजीएसए यानी कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के स्पेशल अटॉर्नी के हैसियत से वो फाइनेंशियल हेल्थ चेक करने के लिए आई हैं भारत। ठीक है, कौन कौन से शहर में भ्रमण किया उन्होंने, मुंबई और नई दिल्ली में। फोकस कहाँ है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ उनका फोकस है। और दूसरा क्या है, इनको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनको ध्यान देना है। 2 चीजों पे फोकस करना था इनको, फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस कितना है, इंक्लूजन कितना है लोगों का, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इनको अपने स्टडी करके अपना रिपोर्ट सबमिट करना था किनको, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल को। अगले खबर की तरफ बढ़े हम लोग। अगली खबर जो आ रही है वो क्या है, 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई। क्या हुई, 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई है। क्या हुआ है, भारत ने 25 और 26 जून 2026 को गुरुग्राम हरियाणा में 11वीं ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग की मेजबानी की है। कहां पे मेजबानी हुई है, भारत के गुरुग्राम शहर में। किस चीज की मेजबानी हुई है, 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी हुई है। इसमें क्या थीम क्या था, एनर्जी फॉर ऑल, जिसको एक संस्कृत के वाक्य से किया गया है, सर्वेशाम ऊर्जम। सर्वेशाम ऊर्जम यानी कि एनर्जी फॉर ऑल, इसी थीम पर काम हुआ है। और इसमें चर्चा के मुख्य विषय जो थे वो हैं ऊर्जा सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, सतत विकास और ब्रिक्स देशों के बीच ऊर्जा में सहयोग पे बात की गई है। ठीक है, तो इससे इस खबर से क्या क्या संबंधित पॉइंट्स हमको ध्यान में रखना है, क्या चीज का आयोजन किया गया, 11वीं ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग का आयोजन किया गया। मेजबान देश कौन सा था, भारत ने इसकी मेजबानी की है। ठीक है, और किस स्थान पे ये किया गया, गुरुग्राम हरियाणा में इसको किया गया। और इसका थीम क्या था, एनर्जी फॉर ऑल यानी कि सर्वेशाम ऊर्जम, है ना। क्या फोकस था, एनर्जी सिक्योरिटी और रिन्यूएबल एनर्जी।
ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा पर विशेष रूप से इस बैठक में चर्चा हुई है। ठीक है, हमें ध्यान क्या रखना है, एनर्जी फॉर ऑल या सर्वेशाम ऊर्जम, ये हमें ध्यान रखना है, ये हमारा थीम था इस मीटिंग का। ठीक है, तो हम लोग इस खबर से भी आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो आ रही है वो क्या है, भारत बना विश्व का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग नेशन। भारत क्या बना है, सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग नेशन बन गया है दोस्तों। ठीक है, क्या हुआ है इसमें, बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत 35.4% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग नेशन बन गया है। ये ध्यान रखना है हम लोगों को, कितनी इनका हिस्सेदारी कितनी है, 35.4% जो शिप रिसाइकल होते हैं पूरे वर्ल्ड में वो भारत में हो रहे हैं। ठीक है, इसका क्या महत्व है, यह उपलब्धि भारत की समुद्री क्षमता और पर्यावरण अनुकूलन पुनर्चक्रण अवसंरचना को दर्शाता है, यानी कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली और रिसाइकलिंग से संबंधित जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मजबूती को ये दिखाता है। कौन दिखाता है, जो हमने क्या हुआ है, भारत बना विश्व का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग नेशन। शिप रिसाइकल करने के लिए हम एक उन्नत किस्म की एक ठोस रिसाइकलिंग कैपेबिलिटी होनी जरूरी है और वो भारत ने हासिल की है। इसीलिए भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग नेशन के रूप में आगे आया है और इसका जो हिस्सेदारी है वो लगभग 35.4% है। मतलब विश्व के 35.4 जहाज जो हैं वो रिसाइकल होते हैं भारत में। ठीक है, इससे संबंधित क्या इंपॉर्टेंट खबर है, वैश्विक हिस्सेदारी कितनी है, 35.4। कौन से मंत्रालय की बात हो रही है, पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। क्या उपलब्धि है, वर्ल्ड्स लीडिंग शिप रिसाइकलिंग नेशन बन गया है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे सस्टेनेबल मैरीटाइम रिसाइकलिंग को दर्शाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले खबर की तरफ। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीआरएससी को नवरत्न का दर्जा मिला है। किसको दर्जा मिल गया है दोस्तों, जीआरएससी को क्या हो गया है, नवरत्न का दर्जा मिल गया है। जीआरएससी क्या है, एक भारत का सार्वजनिक उपक्रम है भारत सरकार का। ये क्या बता रहा है, जीआरएससी को नवरत्न का दर्जा मिला है। वित्त मंत्रालय ने जीआरएससी यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को मिनी रत्न कैटेगरी 1 से अपग्रेड कर नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है। पहले ये मिनी रत्न 1 में आता था, अब जो है ये किस में आता है, अब ये नवरत्न परिवार का हिस्सा हो गया है। नवरत्न स्टेटस क्या है, नवरत्न दर्जा मिलने पर पीएसयू को यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं को वित्तीय और परिचालन संबंधी अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है। यानी कि ये फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए और अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए काफी स्वायत्त हो जाएगा, काफी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, खुद से डिसीजंस ले पाएगा बहुत सारी चीजों पे। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण इससे बिंदु निकल के आते हैं, कौन से पीएसयू है, जीआरएससी यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। क्या पुराना दर्जा क्या था इसका, मिनी रत्न कैटेगरी 1 था। नया दर्जा कौन सा है, नवरत्न। दर्जा देने वाले मंत्रालय का नाम कौन सा है, वित्त मंत्रालय। और किस क्षेत्र में ये काम करता है, ये डिफेंस रिलेटेड नेवल शिप्स बनाता है, यानी कि रक्षा जहाज का निर्माण करता है ये। ठीक है, तो हम अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। अब अगर आप अगले खबर को देखेंगे तो अगले खबर भारतीय पासपोर्ट से संबंधित है। अभी कुछ खबरें आ रही थी भारतीय पासपोर्ट से संबंधित। भारतीय पासपोर्ट पर कानूनी स्पष्टीकरण दिया है विदेश मंत्रालय ने। क्या बोला है उन्होंने, विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं बल्कि मुख्यतः यात्रा दस्तावेज यानी कि एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। सरकार के विदेश मंत्रालय का स्टैंड ये है कि जो आप भारतीय पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं वो आपकी नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है, और भी चीजें हैं जिसको मिला के आप नागरिकता क्लेम कर सकते हैं।
बल्कि ये बात सत्य है कि जो पासपोर्ट आपको अगर भारत की सरकार ने दिया है तो वो केवल एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी कि वो यात्रा दस्तावेज है। तो फिर नागरिकता का निर्धारण कैसे होगा? नागरिकता का निर्धारण यानी कि नागरिकता का निर्धारण जो है वो सिटीजन एक्ट और अन्य संबंधित कानूनों के तहत किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे कि सिटीजन्स एक्ट जो है भारतीय संसद द्वारा पास किया गया है, उसके तहत अन्य प्रावधानों को भी मिला के तब हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है अथवा नहीं है। ठीक है, सिर्फ पासपोर्ट के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो भारत का नागरिक है अथवा नहीं। ये अपना सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है। किस मंत्रालय से ये स्पष्टीकरण आया है? मंत्रालय का नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। पासपोर्ट के बारे में उन्होंने क्या बोला है कि ये एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। नागरिकता प्रमाण कैसे होगा? सिटीजन एक्ट एवं अन्य कानून के तहत होगा। स्पष्टीकरण क्या है? पासपोर्ट इज नॉट इक्वल टू कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि सिर्फ पासपोर्ट का धारक होने से आप भारत के नागरिक नहीं हो जाते हैं, आपको अन्य दस्तावेज, अन्य डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने पड़ेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया है इन्होंने पूरे लीगल फ्रेमवर्क को लीगली इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है सरकार ने कि जो पासपोर्ट है वो क्या है, वो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। पासपोर्ट ही एकमात्र, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि सिर्फ पासपोर्ट के बेसिस पे ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है अथवा नहीं। उसके लिए सिटीजनशिप एक्ट में अन्य प्रावधानों को भी पूरा करना पड़ेगा, अन्य शर्तों को भी पूरा करना पड़ेगा, तभी किसी व्यक्ति को हम भारत का नागरिक कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ ऐसी खबरें थी जो पिछले 24 घंटे में सुर्खियां बटोर रही थी। और ये जो खबरें हैं, ये खबरें इससे संबंधित जो मुख्य बिंदुओं हैं उनको भी हम लोगों ने देखा भी। उन बिंदुओं पर, उन परीक्षा से संबंधित बिंदुओं पर भी हमने अभी डिस्कशन किया है। ये बिंदु जो है ये आगामी परीक्षाओं में के प्रश्नों को हल करने में आपकी जरूर सहायता करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं उम्मीद भी ये भी कर रहा हूँ कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सभी वीडियोस जो भी मैं अपलोड करता हूँ वो आपको उसकी सूचना आप तक पहुँच जाए, इसके लिए बेल जो आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगामी सभी वीडियोस की सूचना आपको निरंतर मिलती रहेगी और आप इन वीडियोस को देखकर लाभान्वित हो सकेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग कल फिर से 24 घंटे के खबर और उनसे संबंधित परीक्षा संबंधी मुख्य बिंदु जो हैं उनके डिस्कशन के लिए। थैंक यू। हैव अ गुड डे।